गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने सेशन में हम लोग अपने प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न होता है उसका सेकेंड पार्ट यानी जो उप प्रश्न बी होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। मैं आपको पहले पार्ट से लेके 5वें पार्ट तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको दूंगी पीपीटी के थ्रू, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वहाँ पे मैं क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्नों से। ये हमारे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों ने फर्स्ट सेक्शन जो था मल्टीपल चॉइस उसके बारे में कल देखा ही होगा। ये हमारा सेकंड सेक्शन है पहले प्रश्न का। इसमें हमको विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। जो प्रश्नों की वैरायटी होती है यहाँ पे अलग अलग होती है। ये टोटल 5 अंकों के लिए होता है। और इसमें हमको सहसंबंध बनाना, यानी हमको कोई अगर दो यहाँ पर राशियां दी गई हैं तो उनके बीच में हमको सहसंबंध बनाना होता है और उसी के अनुसार हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। फिर प्रश्न होता हेलो मैडम, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। हेलो मैडम, आपका आवाज नहीं आ रहा है, माइक बंद है, उसको अनम्यूट कीजिए। मैडम, माइक अनम्यूट हाँ कीजिए। ओके, हाँ। सर, आ रहा है मेरी आवाज? हाँ हाँ। ओके सर। सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके ओके। हाँ, ठीक है। ओके, कंटिन्यू तो कीजिए। यहाँ पे मैं बात कर रही थी अब सेकंड सेक्शन की। यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला मैंने कहा सहसंबंध बनाना, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जिसमें कि आप लोग को कोई भी ऑप्शन नहीं दिए जाते। टोटली आपको मेमोराइज करना होता है, याद करना होता है, और उसके लिए एक नंबर आपको मिलता है। यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि जब भी आप रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न करते हैं तो अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट लिखिए। केवल जो वहां पे रिक्त स्थानों में आने वाला है वो मत लिखिए। सेंटेंस कंप्लीट लिखिए, उससे प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। और अगर आप बाई चांस मान लीजिए कि आप 38 39 तक जा रहे हो तो वहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो कटने के भी चांसेस नहीं होते। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि अगर आप 39 30 के अबव जा रहे हो, आपका कोई भी मिस्टेक नहीं, तो आपको छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होते हैं वहाँ मार्क्स कट जाते हैं, है ना। तो आप कभी भी ये काम मत करिए। कभी भी आंसर लिखिए, अगर आप रिक्त स्थान होगी तो आप उसे कंप्लीट करिए। फिर है यहाँ पे असंगत पद। असंगत पद मतलब आपको कोई भी 4 नाम दिए जाएँगे जो मैंने आपको समझाया, उसमें से कोई एक नाम जो ऑड होता है, हम लोग अक्सर गेम खेलते हैं ना ऑड मैन आउट करके, जो डिफरेंट होता है, बाकी 3 नामों से मेल नहीं खा रहा है, उसको हमको अलग करना होता है। और वही हमारा क्या होता है आंसर। कभी-कभी क्या होता है कि उसके लिए हमको रीज़न नहीं लिखना पड़ता कि क्यों आप उसको अलग कर रहे हो उस पर्टिकुलर नाम को, लेकिन कभी-कभी हमको रीज़न लिखने के लिए आता है। तो आप अक्सर ये काम करिए कि आप रीज़न, अगर आपको आता है अच्छे से, आपको रीज़न पता है कि वो क्यों अलग है, तो आप वो कारण लिखिए वहाँ पर।
और अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको गलत लिख के वहाँ पे अपने नाम नंबर को कट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप केवल जो आपको ऑड लग रहा है आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर है कि अगर आपको किसी फ़ॉर्मूला को देके उसका नाम पूछ सकता है या फिर कोई नाम किसी यौगिक का देके उसका वर्णसूत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है। किसी सूत्र को लिखने के लिए कहा जा सकता है या एक नंबर का एक व जो शब्द वाले जो आंसर होते हैं, ऐसे कुछ आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। है ना? वो हम लोग अभी-अभी डिस्कस करेंगे आगे और उसमें जोड़ियाँ मिलाव भी आ सकता है। जोड़ियाँ मिलाव तो आप लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हो। आप लोग सेकंड, थर्ड जब क्लास में थे तभी से कर रहे हो, तो इसमें आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक एक आंसर सही सही आंसर के लिए जोड़ियाँ मिलाओ में आपको 1 नंबर मिलता है ना? तो यहाँ पे आपको जो सेकंड सेक्शन है प्रश्न नंबर बी, उसमें कुल 5 उप प्रश्न हो सकते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 1 नंबर का होता है। तो टोटल आपके 5 नंबर मिलते हैं यहाँ पर। अभी देखिए मैंने लास्ट ईयर का जो अपना जो क्वेश्चन पेपर था, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी मतलब उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होता है, 5 मल्टीपल चॉइस, 5 और सेकंड सेक्शन इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। और पाँचों 2-2 दसों प्रश्न हैं वो आपको हल करने होते हैं क्योंकि उसमें आपके मार्क्स अगर आपने आंसर सही लिखे हैं, एक छोटा-सा आंसर होता है, उस आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। तो वहाँ पे आप कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समूह का असंगत शब्द अलग करके लिखिए, है ना? अब यहाँ पे देखिए वोल्टमीटर, अमीटर, थर्मामीटर और गैल्वेनोमीटर, ये 4 नाम दिए हैं। अब इसमें हम लोग सीधे-सीधे कह सकते हैं कि थर्मामीटर है वो ऑड है ना? यानी वो असंगत है। क्यों? क्योंकि जो वोल्टमीटर है, अमीटर है और गैल्वेनोमीटर है, ये हम लोग विद्युत परिपथ में नाम सुनते हैं। विद्युत परिपथ जो होता है वहाँ पाया जाता है, यानी विद्युत से संबंधित, है ना? वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। लेकिन जो थर्मामीटर है वो ऊष्मा का मापन करने के लिए होता है ना? वो तापमान का मापन करने के लिए होता है। तो ये अलग हो गया, तो इसको हम लोग अलग लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहले सहसंबंध को आप विचार में रखकर दूसरा सहसंबंध पूर्ण कीजिए, है ना? अब हमको रिलेट करने आना चाहिए कि पहले के साथ उसकी जो जोड़ी दी गई है वो किस चीज़ की दी गई है। जैसे एल्कीन है ना? एल्कीन का आडो सूत्र क्या होता है? सी डबल बॉन्ड होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है ना? एल्कीन में अगर डबल बॉन्ड होता है, तो अल्काइन में क्या होगा? ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अल्काइन का इस प्रकार से लिखोगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना? अगर अल्कीन के लिए जोड़ीदार उसका कोई एग्ज़ाम्पल होता, मतलब कोई उदाहरण अगर यहाँ पे दे देता अल्कीन का, तो आप क्या करते? अल्काइन का भी उदाहरण ही लिखते। जैसे अल्कीन क्या हो सकता है? ईथीन। अगर यहाँ पे मैंने इथीन लिख दिया अल्कीन के साथ, तो अल्काइन में आप क्या लिखोगे? इथाइन लिखोगे। तब वहाँ पे आपको यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला लिखने की, उसका जो ट्रिपल बॉन्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी जोड़ी पहले में बनी हुई है, वैसी ही जोड़ी आपको दूसरे में भी बनानी है। फिर है सत्य या असत्य लिखिए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ होती है ना? वैसे तो ये सेक्शन आपके किताब में से निकाल दिया है इस साल के लिए। ये एसी और डीसी में था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या है सत्य। प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा होती है ना? जो कि इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं हम लोग एसी, उसकी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज़ होती है और ये सत्य है। अभी है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। लाल प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य, है ना? जो लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य होता है, उसका जो तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है नैनो 700 नैनोमीटर होता है और वो ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होता। और सबसे अगर यहाँ पे पर्पल कलर का होता, बैंगनी रंग का होता तो कितना होता? 400 नैनोमीटर, जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया ही नहीं है। लाल प्रकाश तरंग सबसे अधिक 700 नैनोमीटर होता है, 700 नैनोमीटर, और जो पर्पल कलर होता है सबसे कम, वो कितना होता है? 400 नैनोमीटर होता है। फिर लास्ट में देखिए एक अक्षर में जो हम लोग एक शब्द में जो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, एक शब्द में जो आंसर लिखा जाता है, वो प्रश्न यहाँ पर दिया है। रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम लिखिए।
तो आप डायरेक्टली स्पुतनिक भी लिख सकते हो, स्पुतनिक आपने लिख दिया, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप पूरे सेंटेंस में आंसर लिखिए कि रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक, है ना? तो आपका जो आंसर है, वो कंप्लीट दिखाई देगा और आपका प्रेज़ेंटेशन भी अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये दूसरे पेपर का मैंने वही सेक्शन लिया है, अपना ब सेक्शन। चौखट में उचित उत्तर लिखो। आपको देखो यहाँ पे डायग्राम भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर। 2 यहाँ पे M1, M2 2 आपको ग्रह दिए गए हैं। उनके बीच का डिफरेंस यानी उनके बीच में दूरी कितनी है d। तो F बराबर लिखा है x, है ना? F यानी क्या? बल, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे F बराबर x है ना? कब? जब उनके बीच का डिस्टेंस कितना है d। जब डिस्टेंस d है उन दोनों ग्रहों के बीच में, तो फोर्स कितना है? x। अब मान लीजिए कि मैंने डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा दिया, है ना? जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पे फ़ॉर्मूला था क्या? F इज़िकल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये फ़ॉर्मूला था। तो अब मान लेते हैं कि अगर ये x, जब f x है और d कितना है? 2d हो गया है। तो m1 m2 उतना ही रहने दीजिए और ये क्या हो जाएगा? 2d, 2d का वर्ग है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? वर्ग, है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 और d का वर्ग d स्क्वायर। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमको कितना मिल गया है? F बराबर x अपॉन 4। अब देखिए इसका वर्ग कितना आ गया है? 4 आ गया है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम लोग को वो सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अगर इतना हल करोगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखो। किसका? एल्यूमीनियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। तो आप उस प्रकार से भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आपको लिख डायरेक्टली कैसे लिखना है? 2, 8 और 3, है ना? इसका क्या सा होगा? 2, 8, 3। 2 कहाँ है? कक्षा के में, 8 कहाँ है? कक्षा एल में, 3 कहाँ है? कक्षा एम में। के, एल, एम 2, 8, 3। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखना रहता है। फिर पदार्थ का द्रव से ठोस में रूपांतरण होते समय पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे देखिए मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। जो गुप्त ऊष्मा है वो बाहर जाती है यानी मुक्त होती है। अरे किसी भी पदार्थ में से जब तापमान कम होगा तो ही क्या होगा, वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट होना शुरू होगा। पानी देखिए, पानी को हम लोग फ्रीज में रखते हैं तो उसमें से ऊष्मा मुक्त होती है। जब ऊष्मा मुक्त होगी तब जाके क्या होगा, वो पानी से बर्फ के रूप में रूपांतरित होता है। और अगर वो ऊष्मा को ग्रहण करेगा तब क्या होगा, जब वो ऊष्मा ग्रहण करता है तब उसका जो पानी और बर्फ के रूप में वो होता है, कोई भी पदार्थ, वो क्या होता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है ना? द्रव रूप में रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट वन दिया है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और कितनी बार आ चुका है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसको मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट। आप इसको इम्पोर्टेंट करके मार्क कर लीजिए, अक्सर ये आता है। हाँ, आपको ये प्रश्न जब भी आए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये आरोही क्रम में पूछा जा रहा है या फिर अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है ना? आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है क्या? बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है हम लोगों को। क्वेश्चन क्या-क्या दिया है? तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम और लोहा। तो सबसे कम क्रियाशील कौन है यहाँ पर? चांदी, है ना? सबसे कम क्रियाशील कौन है? चांदी। यहाँ पे देखिए आंसर है कि चांदी से अधिक क्रियाशील कौन है? तांबा। तांबे से अधिक क्रियाशील लोहा और लोहे से भी ज़्यादा क्रियाशील कौन है? एल्यूमीनियम। तो इस प्रकार से हमको उसके अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? आरोही क्रम में। अब इसी को अगर अवरोही क्रम में लिखना होता तो क्या करते थे? तो आप जभी भी ये प्रश्न का अगर प्रश्न आए तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आरोही पूछा है या अवरोही पूछा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन लोग आरोही पढ़ के गए हैं तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते,
जस्ट उन्होंने देखा कि आरोही, अवरोही वहाँ पे है तो जस्ट जो याद करके गए हैं वो लिख देते हैं। लेकिन आपको इसके ऊपर ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ईज़ी है। अभी आप नेक्स्ट वन देखिए, आईआरएनएस दिशा दर्शक उपग्रह है और इन आईआरएनएस क्या है? दिशा दर्शक। डायरेक्शन उससे मालूम पड़ता है, तो जो उपग्रह सैटेलाइट ऊपर छोड़ा गया है स्पेशली ये दिशा का निर्देशन करने के लिए भेजा गया है। और इनसेट क्या होता है? ये मौसम की जानकारी देने के लिए उपग्रह भेजा गया है। तो आपको अगर ये आंसर याद होगा तो ये भी क्या है? ये संबंध लिखना है यहाँ पर, है ना? ये संबंध लिखना है तो इनसेट का जो भी है उसका जो भी जोड़ीदार होगा आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे यहाँ पे क्या है? मौसम का उपग्रह। और आप देखते हो कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1-1 नंबर यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। ये भी दूसरे क्वेश्चन पेपर का मैंने वही सेकंड सेक्शन लिया है। पहले प्रश्न का दूसरा निम्नलिखित प्रश्न हल करो। पहला क्या है? उचित जोड़ियां मिलाओ। हीलियम दिया है और 36 पंक्तियां दिया है। हीलियम क्या है? आइडियल गैस, है ना? आइडियल गैस है। कौन से समूह में पाया जाता है? शून्य समूह। उसको समूह 18 भी कहते हैं और शून्य समूह भी कहते हैं। नोबल गैस भी कहते हैं, है ना? राजवायु भी कहते हैं उसको। तो जभी भी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, अब जैसे कि यहाँ पे हीलियम पूछा है तो ऐसा नहीं है कि हीलियम ही पूछेगा, वो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन कुछ भी यहाँ पे आपको 18वें समूह का कोई भी नाम यहाँ पे दे सकता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो शून्य समूह या फिर 18 समूह में होता है। फिर है 36 पंक्तियाँ। 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? 36 यानी कि जो ज़मीन की सतह के पैरेलल हो, समांतर हो, है ना? तो वो क्या कहलाती हैं? आवर्त। और अगर वो यहाँ पे 36 की जगह पे ऊर्ध्वाधर होता तो क्या लिखते थे हम लोग? 36 की जगह पे अगर ऊर्ध्वाधर होगा तो उसका आंसर हो जाएगा सम। जो लंबवत खड़े होते हैं कॉलम्स उसको कहते हैं सम। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, असंगत पद पहचानो और उसका कारण लिखो। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि कारण भी पूछ सकता है। अगर कारण नहीं पूछ रहा है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कारण पूछ रहा है तो आपको कारण लिखना है। अगर आपका आंसर सही है और आपने कारण नहीं लिखा तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे और आधा नंबर कारण न लिखने के कारण आपके कट जाते हैं। चाल, दूरी, द्रव्यमान और वेग। चाल, दूरी, द्रव्यमान ये अदिश राशियां हैं। अदिश राशि क्यों? इसमें दिशा का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती इसको निर्देशित करने में। लेकिन जब आप वेग की बात करते हो तो वेग में दिशा भी आ जाती है। तो कैसी हो गई राशि? सदिश राशि हो गई। तो बाकी के 3 अदिश राशियां हैं और वेग क्या है? वो सदिश राशि है। लिखो कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। थर्ड क्वेश्चन है आपका। रंग पंचमी में उपयोग किए जाने वाला रंग में सीसे की मात्रा अधिक होती है ना? रंग पंचमी में जब हम लोग केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, कलर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ बोला गया है कि उसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए शीशे की जगह पे? पारा। तो ये जो शीशा है वो क्या हो गया? वो असत्य हो गया। अगर यहाँ पे पारा होता तो ये सत्य हो जाता। और कुछ बच्चे ध्यान देने में थोड़ा-सा वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, रंग पंचमी में उपयोग किए जाने वाले रंग में तीसरे की जगह पे उसने क्या किया? उसने सही आंसर लिखा, पारा लिख दिया कि पारे की मात्रा अधिक होती है। लेकिन बच्चे पढ़ के गए हैं कि रंग पंचमी वाला जो प्रश्न है वो असत्य ही है, तो वहाँ पे असत्य लिख देते हैं। लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना है कि आपका जो सही आंसर है अगर वो लिखा हुआ है तो आप वो सत्य है ना? तो छोटी-छोटी बातें जो हैं वो हम लोग को ध्यान देना चाहिए, उसी के कारण हमारे जो मार्क्स हैं उसमें अंतर आ जाता है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करके कथन पुनः लिखिए फ़ॉर्मूला है ना? ये आपका फ़ॉर्मूला चौथे पार्ट का है, विद्युत धारा का। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। विद्युत शक्ति यहाँ पे क्या है? P। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। V क्या है यहाँ पे? ये वोल्ट है, विभवांतर की इकाई वोल्ट। और R क्या है? प्रतिरोध। ओके। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेपर का मैंने सेक्शन लिया है ये वाला सेकंड वाला। लिखो कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बल बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। क्या ये सत्य है? नहीं। क्या होता है बल बराबर? द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर क्या होता है? ma होता है ना? इसको इस प्रकार लिखते हैं F बराबर ma, द्रव्यमान और त्वरण। वेग नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? असत्य, है ना? ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर है
असंगत पद पहचानो और उसका कारण लिखो। यहाँ पे साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और फिर नाइट्रिक अम्ल, है ना? तो यहाँ पे अलग क्या होगा, असंगत क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल होगा। क्यों? साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और जो लैक्टिक अम्ल है, ये सब क्या है, नेचुरल एसिड है। साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध, दही में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल जो चींटी होती है, रेड रंग की चींटी होती है, लाल वाली चींटी, उसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिका, इसलिए उसको भी फॉर्मिका कहते हैं, है ना? और यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल है, ये क्या होता है? सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक मतलब लैब मेड है, ये कृत्रिम है। तो ये क्या हो गया? ये अलग हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखो। जूल और कैलोरी में संबंध। जूल और कैलोरी में क्या संबंध है? 1 जूल बराबर क्या होता है? कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल्स, 4.2 जूल्स होता है। फिर निम्नलिखित के नाम लिखो। विद्युत धारा नियंत्रित करने वाला घटक, है ना? उसको हम लोग है ना स्टेबलाइज़र कहते हैं ना, विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला घटक क्या होता है? स्टेबलाइज़र होता है ना? उसको प्रतिरोध कहते हैं, रियोस्टेट प्रतिरोध। नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। Fe प्लस 2HCl है ना? आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या देगा हमको? ये हमको देगा यहाँ पर FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना? आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है यहाँ पर। फिर यहाँ पे दिया है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न होता है। सत्य है। अगर अलग-अलग माध्यम हैं, तो प्रकाश का वेग उसमें अलग-अलग हो जाता है। प्रत्येक माध्यम के लिए प्रकाश का वेग समान नहीं होता, है ना? जैसे कि अगर निर्वात में है तो प्रकाश का वेग अलग होगा, सॉलिड में है तो उसका वेग अलग होता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो किसी दूसरे माध्यम में जाने पे जो प्रकाश होता है वो डाइवर्ट होता है ना? झुक जाता है विलंब की तरफ। फिर यहाँ पे है जोड़ियाँ मिलाइए। बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमीनियम का। और कैसीटराइट, कैसीटराइट किसका अयस्क होता है? टीन। कैसीटराइट किससे रिलेटेड है? टीन से रिलेटेड है। और बॉक्साइट जो है वो एल्यूमीनियम से। फिर है असंगत पद पहचानो और उसका कारण लिखो। संगलक तार, कुचालक, रबड़ के दस्ताने और जनित्र, है ना? अब यहाँ पे क्या अलग हो सकता है? संगलक तार जो है वो भी विद्युत धारा को खंडित करने के लिए पाया जाता है ना? वो फ्यूज हो जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। और जो कुचालक है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ये भी विद्युत धारा को रोकने के लिए ही है। रबड़ के दस्ताने, ये विद्युत धारा को रोकने के लिए, यानी कि आपको झटका ना लगे इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जनित्र, लेकिन जनरेटर जो है विद्युत धारा के निर्माण का काम करता है। यानी कि बाकी की जो 3 चीज़ हैं, संगलक, तार, कुचालक, रबड़ के दस्ताने, ये विद्युत धारा से बचाव के लिए उपाय किए जाते हैं। जनित्र है विद्युत धारा के निर्माण के लिए। तो असंगत क्या हो गया यहाँ पे? जनित्र, जनरेटर। फिर 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के नाम लिखो, है ना? यहाँ पे निकेल है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम तथा फेरस की मिश्र धातु। तो आपको जो यहाँ पे मिश्र धातु है, उसका नाम लिखना है। निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस। तो इससे क्या बनता है यहाँ पर? आपको जो कांसा बनता है और ब्रॉन्ज बनता है ना? और आयरन से क्या बनता है? स्टील बनता है। ये सारे क्या है? सब आपका एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट वन देखिए, बताओ कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना? जो अम्ल है वो स्वाद में कड़वा होता है क्या? नहीं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और जो भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वो कड़वे होते हैं, है ना? जो भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं जैसे करेला हो गया, जामुन हो गया, ये सब के जो बीज जो कड़वे होते हैं, फिटकरी हो गई, ये सभी कसैले होते हैं। नाम लिखो में दिया है, वो दर्पण जो वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना? ये दर्पण का जो चीज़ है ये आपके 9th क्लास में था, तो ये पुराना क्वेश्चन पेपर है। इसलिए दर्पण की बात की गई ना तो लेंस की बात करते थे। आपको दर्पण का यहाँ पे बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है, खाली लेंस का करना है। लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी बनाने के लिए पढ़ सकते हैं इसको। तो दर्पण होता है जिससे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा बनता है,
वो कौन-सा हो सकता है? वो होता है अवतल दर्पण, है ना? वो उत्तल दर्पण का सॉरी उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि काल्पनिक बड़ा प्रतिबिंब को प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे देखिए उचित जोड़ियाँ बोली गई है, यहाँ पे उचित जोड़ियाँ मिलाइए। गुप्त ऊष्मा, उसका फ़ॉर्मूला क्या है? लेटेंट हीट का Q इज़ इक्वल टू ml इंटू सेकंड बी वाला जो दिया गया है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता, उसकी इकाई क्या होती है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो गया। असंगत पद पहचानो और उसका कारण लिखो। वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर और तापमापी, जो हम लोगों ने पहले अभी क्वेश्चन पेपर में देखा था सेम वही चीज़ है। यहाँ पे केवल थर्मामीटर की जगह पे तापमापी लिख दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? तापमापी अलग हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होकर ये आता रहता है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर से तैयार करना, इसके भी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहली जोड़ी में सहसंबंध का निरीक्षण करके दूसरी जोड़ी को पूर्ण कीजिए। क्लोरीन का यहाँ पे दिया है, क्या क्लोरीन के बारे में क्या लिखा गया? उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखा गया है 2, 8, 7, 17 होता है ना परमाणु क्रमांक उसका क्लोरीन का। क्लोरीन का 2, 7, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9 होता है। तो अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया गया है, तो आपको फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण ही लिखना है। नेक्स्ट वन देखिए, पहली जोड़ी के सहसंबंध के आधार पर दूसरी जोड़ी पूर्ण लिखी। टीन की परत चढ़ाना को क्या कहा जाता है? ये अपना जो हम लोगों ने 8वां पाठ पढ़ा था धातु विज्ञान, उसमें का है। टीन की परत चढ़ाना होता है टीनिंग, उसको बोलते हैं टीन, है ना? यानी टीन का लेप लगाना। फिर जस्ते का विलेपन क्या कहलाता है? उसको कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, है ना? जस्ते का विलेपन लगाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है, तो आपको यहाँ पे वो गैल्वेनाइजिंग का नाम लिखना है। अब यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित का नाम लिखिए। वॉट में व्यक्त की गई राशि। कौन सी चीज का वॉट में हम लोग यहाँ पे राशि लिखते हैं? और उसका विद्युत शक्ति को जो इकाई होती है उसको हम लोग वॉट में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित के लेखक के निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? संगलन यानी पिघलने की विशिष्ट गुप्ता ऊष्मा को ग्राम पर केल्विन में व्यक्त करते हैं, है ना? संगलन यानी पिघलने की जो विशिष्ट गुप्ता ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, उसको ग्राम पर केल्विन में व्यक्त करते हैं। ये असत्य है। फिर असंगत पद पहचानो, उसका कारण लिखो। बोरान, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन इत्यादि। असंगत पद क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोरॉन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन जो है वो समूह 17 के तत्व यानी हैलोजन ग्रुप हैं और बोरान हैलोजन नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और पूर्ण वाक्य पुनः लिखो, है ना? किसको और स्टेट में व्यक्त किया जाता है? और स्टेट को किसको व्यक्त कहता है? जो अपना प्रतिरोध होता है उसको और स्टेट में व्यक्त किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस प्रकार से जो कि आ सकते हैं आपको लेसन नंबर 1 से 5 तक, वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें भी कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। उसको आप मार्कअप मैं आपको पीपीटी शेयर करूँगी, आप उसको फिर अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है जो फर्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी बटे चंद्रमा, उसके बाद उसका गुरुत्वाकर्षण दिया है। गुरुत्वाकर्षण किसका? पृथ्वी का, और फिर गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी का 1/6 गुना होता है ना? 1/6 पार्ट होता है। तो फिर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तो अगर ऊपर हमने 1 लिखा तो फिर चंद्रमा का कितना हो जाएगा? 1/6, फिर क्या हो जाएगा? वो 6 जाएगा ऊपर, तो लगभग कितना हो जाएगा? 6। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है यहाँ पर अगर 1, चंद्रमा का 1/6, फिर ये चला जाएगा 6 ऊपर, हमको मिलेगा 6, है ना? तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीकरण क्रमशः बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने आंसर के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि द्रव्यमान में परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी मूल त्रिज्या की आधी त्रिज्या तक आकुंचित हो जाए, तो पृथ्वी किसी पिंड का भार मूल भार का चौगुना हो जाएगा, है ना?
जो हम लोगों ने भी पीछे सॉल्व किया था। डायग्राम वाला जो पोर्शन था हमारा क्वेश्चन पेपर का, उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया 2D का जब हम लोगों ने वर्क किया था, बिल्कुल वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में है और वहाँ पे थोड़ी-सी एक्टिविटी के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। एसआई में भार की इकाई न्यूटन है। जो भार की इकाई होती है वो क्या है? न्यूटन। उसके बाद सीजिस प्रणाली में भार की इकाई डाइन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी प्रश्न को घुमा-फिरा के या इसी रूप में सत्य या असत्य के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर इसी को लिख दिया गया और बोला गया कि सत्य है क्या असत्य, तो क्या लिखेंगे? सत्य। लेकिन इसी चीज को सेम टू सेम रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। सीजिस प्रणाली में भार की इकाई टाइम है ना? तो आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठते हैं, किताब पढ़ने बैठते हैं, तो अपने हाथ में एक पेंसिल लेके बैठिए हमेशा और इस प्रकार से सामने पीपीटी ये पीपीटी या इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके पास है, तो रखिए और किताब में पढ़ते-पढ़ते उसी में आप मार्क करते जाइए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अक्सर ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जोड़ियाँ मिलाओ या फिर 1 नंबर के प्रश्न के लिए आते हैं। ध्रुवों पर पिंड का भार महत्तम होता है। महत्तम यानी सर्वाधिक ध्रुवों पर। उसके बाद गुरुत्व बल द्वारा पृथ्वी सभी पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब आकर यहाँ पे इसको भी सत्य-सत्य के रूप में पूछ सकते हैं, गुरुत्व बल द्वारा। अगर सत्य है तो सत्य, अगर कुछ यहाँ पे कोई और चीज़ लिखा हुआ है तो फिर असत्य। अब यहाँ पे गुरुत्व जनित त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। गुरुत्व जनित त्वरण होता है, यानी जो पृथ्वी पर कोई वस्तु गिरती है, तो उसके स्पीड, उसके वेग में जो अ, उसको उसकी बढ़ोतरी होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता, बल्कि किसी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है ना? केपलर के पहले नियमानुसार ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। अब केपलर का जो यहाँ पे 3 नियम दिया है 10, 11 और 12 में, ये कंबाइंड होकर एक प्रश्न के रूप में आता है। आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, केपलर के नियम का जो डायग्राम हमारा दिया है लेसन में वो दिया जाएगा। उसके बाद आपको तीनों नियम लिखने के लिए कहे जाते हैं, वो 3 नंबर के लिए आता है, वो बड़े प्रश्न में आता है 3 नंबर के लिए और एक-एक करके देखिए यहाँ पे उसको रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में भी पूछा है। और इसमें भी जो अभी फिलहाल आया था एग्ज़ाम में वो ये वाला पोर्शन था, 3rd वाला। केप्लर के तीसरे नियम के अनुसार टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, है ना? जहाँ पे n बराबर आर एन लिखा है, यहाँ पे n बराबर 3, तो आप इसको डायरेक्टली इस प्रकार लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड चैप्टर का है। आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख रहे हो कि लिथियम के नीचे उसका परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है, सोडियम के नीचे उसका परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली सोडियम के नीचे क्या होगा? उसका परमाणु द्रव्यमान होगा, है ना? ये भी ऑलरेडी मैंने आंसर के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। मेंडलीव के नियमानुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन ये इंपॉर्टेंट है। फिर एका एल्यूमिनियम को गैलियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के जितनी होती है ना? इसके अलावा हेनरी मोज़ले, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये 8वां इम्पोर्टेंट है। एस खंड समूह 1 तथा 2 से बना हुआ है। जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम होता है वो एस खंड होता है। लास्ट के जो बड़े वाले कॉलम होते हैं 17, 18, उसके अलावा 15, 16 ये सब होते हैं। ये सब कौन से होते हैं? ये पी खंड होते हैं। जो बीच में होते हैं आंतरिक संक्रमण, उसको डी खंड, संक्रमण तत्व उसको डी खंड कहते हैं। और जो लास्ट के आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, नीचे की तरफ जो लाइन होती है वो होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। टेढ़ी-मेढ़ी रेखा के बाईं ओर सभी धातुएं और दाहिनी ओर सभी अधातुएं, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड चैप्टर का कार्बनिक कचरे का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होकर खाद तथा बायोगैस बनता है ना? ग्लूकोज के विलयन में उचित परिस्थिति में ईस्ट मिश्रित करने पर अल्कोहल तैयार होता है।
जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थर्ड वन, है ना? जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकलती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, उसे ऊष्मा उन्मुची अभिक्रिया कहते हैं। 5वां है लोहे पर जंग का रासायनिक अणुसूत्र। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। 5वां नंबर, लोहे पर जंग का रासायनिक अणुसूत्र। ये आपको कई बार आ चुका है रिपीट कर करके, और कभी-कभी खाली जंग का अणुसूत्र लिखने के लिए भी आता है। तो इसको आप ज़रूर तैयार करिए। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अभिशोषण होता है, उसे ऊष्माग्रही अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो टेम्परेचर होता है सल्फर का, वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लोहे पर जंग लगना वास्तव में ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखिए, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये 5वां और 7वां। ये दोनों प्रश्न, इन दोनों में से मोस्टली कोई न कोई एक सवाल आ ही जाता है। दीर्घकाल तक के लिए रखे गए खाद्य तेलों तथा घी में बदबू उत्पन्न हो जाती है, विकृति गंधा जिसे कहते हैं। खाद्य तेलों के ऑक्सीकरण की रोकथाम के लिए ऑक्सीकारक अवरोधक का उपयोग करते हैं। हवा की आर्द्रता तथा अम्लों के कारण होने वाले क्षय अथवा विनाश की प्रक्रिया को चरण, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 10वां ये, और लोहे पर जंग लगना, और 5th नंबर। ओके, 4th चैप्टर का देखिए, विद्युत शक्ति, जो हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा था, 1 नंबर के लिए आया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कर में, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये एक इम्पोर्टेंट है, ये जो जितनी राशियां पूछी गई हैं, इसके बारे में आप जरूर पढ़िए। यहाँ पे जूल के नियम के अनुसार विद्युत धारा निर्मित ऊष्मा एच की मात्रा, ये क्या करिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, इसमें ये इतना ये क्वेश्चन नहीं आता मोस्टली, क्योंकि इस बार साइंटिस्ट लोग का वो सब खत्म कर दिया गया है। ये भी 7वां, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय विद्युत प्रेरण है, ये की खोज किसने की थी, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया, ये आ सकता है। 8वां, है ना, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के अस्तित्व के संसूचन तथा कुछ विद्युत राशियों के मापन के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के अस्तित्व, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, और उसका जो इफेक्ट है उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, कितना है, 50 हर्ट्ज, है ना, 50 हर्ट्ज। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है, यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ये यहाँ पे मोस्टली सभी जो ये लेसन है 4th चैप्टर, इसमें सब मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जब पीपीटी में शेयर करूंगी तो आप उससे जरूर से तैयार करिए। 5th चैप्टर देखिए, उष्मा। हवा में उपस्थित पानी की मात्रा का मापन जिस राशि द्वारा किया जाता है, उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। समान द्रव्यमान वाले भिन्न भिन्न पदार्थ को समान ऊर्जा दी तो उसका बढ़ता हुआ तापमान, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ऊर्ध्वगम के कारण समान नहीं होता। पदार्थ का ठोस से द्रव में रूपांतरण होते समय पदार्थ की गुप्त ऊष्मा बाहर दी जाती है, जो हम लोगों ने पीछे अभी देखा था। ये प्रश्न थर्ड वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, यहाँ पे आपके स्वाध्याय के लिए प्रश्न है। ये आप अपने नोटबुक में, देखिए, आप उसको होमवर्क की तरह घर में लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में जरूर से लिखना। आगे हम लोग चलते हैं अभी असंगत पद के बारे में। यहाँ पर देखिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, फर्स्ट चैप्टर से यहाँ पे कोई असंगत पद नहीं दिया गया। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहाँ पर असंगत पद वाले वो सेकेंड और थर्ड चैप्टर से आते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, न्यूजीलैंड, मोजले, ड्रूबिनारन, मेंडलीव। तो यहाँ पे मोजले कौन है, ये अलग है, पर मोजले ने परमाणु क्रमांक का महत्व स्पष्ट किया। अन्य सभी वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया। अब देखिए, बाकी के 3 का काम अलग है और मोजले का काम अलग है। फिर फ्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन। सल्फर अलग है क्योंकि अन्य सभी क्या है, हेलोजन, जो हम लोगों ने अभी पीछे देखा था। कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और कार्बन। कार्बन दूसरे आवर्त का तत्व है, अन्य सभी तीसरे आवर्त के तत्व हैं। दूसरा आवर्त यानी क्या, जो दूसरी क्षैतिज पंक्ति है ना,
दूसरी क्षैतिज पंक्ति है उसमें कार्बन है, बाकी के सब तीसरी क्षैतिज पंक्ति में पाए जाते हैं। व्हाट आर नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, हीलियम। तो नाइट्रोजन अलग है, बाकी नियॉन, आर्गन, हीलियम सभी राजवायु यानी आइडियल गैसेस समूह अठारह के तत्व। इसी प्रकार विद्युत धारा के प्रभाव में संगलक तार, अवरोधक पदार्थ, रबड़ के मोती और जली। तो यहाँ पे अलग है क्योंकि यह यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, शेष तीनों नहीं। बाकी सब क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं विद्युत धारा को उसके लगने के लिए, जो मतलब जो शॉर्ट सर्किट हो सकता है उसको बचाने की प्रक्रिया करते हैं। थर्मामीटर यह तापमान मापता है, शेष तीनों विद्युत राशियों का मापन करता है। फिर ध्वनिवर्धक, सूक्ष्म श्रवणी, विद्युत चलित चुंबक। चुंबक यहाँ पे अलग है, यह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित प्रतिकर्षित करता है, शेष तीनों ऊर्जा का और एक दूसरे से रूपांतरण करते हैं, है ना। प्रकरण 5 में देखिए, तो उष्मा चैप्टर है, उसमें तापमान, संवहन, संचलन, विकिरण। जो तापमान है वो अलग, क्योंकि तापमान यानी क्या होता है कि उष्मा कितना है वो, और बाकी जो संवहन, संचलन, विकिरण है ये उष्मा के संचरण के प्रकार है, कैसे कैसे उष्मा फैलती है दूसरे जगह, वो दूसरे जगह वो ट्रांसफर होती है, उसका प्रक्रिया है बाकी सब। जूल, अर्ग, केल्विन और न्यूटन, है ना। तो न्यूटन है और क्या है, अन्य ऊर्जा की इकाई। न्यूटन अलग है, बाकी सब अन्य है वो ऊर्जा की इकाइयां हैं। कैलोरी यहाँ पे कैलोरी ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, अर्ग प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कैलोरी जो प्रति ग्राम है वो अलग है, क्योंकि बाकी जो तीन है वो अन्य सभी क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता की इकाइयां हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे सहसंबंध, कैसे हम लोग किसी दो जोड़ी को देखकर दूसरे के, एक जोड़ी हम लोग जो देखते हैं, एक जो राशि का जोड़ी दिया गया है उसी के आधार पे हम लोग दूसरे की जोड़ी को वहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। उसी से रिलेटेड ड्रॉबिन आयरन ने जैसे ट्रिक का नियम दिया था, न्यूलैंड ने वैसे ही अष्टक का नियम दिया था। तो न्यूलैंड का अष्टक का नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी ये परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था, तो आवर्तनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित था। समूह एक क्षारकीय धातु है, तो समूह सूत्र जो है वो हेलोजन तत्व है। ठोस है वो आयोडीन, जो द्रव है वो ब्रोमीन। आयोडीन और ब्रोमीन दोनों ही समूह 17 के तत्व हैं, लेकिन उसमें ठोस कौन है, वो आयोडीन है, और जो ब्रोमीन है वो द्रव रूप में होता है। अभी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक का यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखा गया है 2, 8 और 7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा, 2 और 7, जो हम लोगों ने क्वेश्चन पीछे अभी देखा, जो कि मोस्टली कई बार आ चुके हैं परीक्षा में। क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं, तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां क्या कहलाती हैं, सम, है ना, उसको समूह कहते हैं। फिर थर्ड चैप्टर का है क्वेश्चन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या दे रहे हैं हम लोग को, पानी। ये क्या है, संयोग अभिक्रिया, ये एक प्रकार से क्या है, संयोग अभिक्रिया है। तो दूसरा हमको दिया है HgO, फिर ये अलग हो गया 2Hg प्लस O2। ये क्या हो गया अपघटन, क्योंकि यहाँ पे एक यौगिक में से दो चीजें हमको मिल रही हैं अलग अलग। ये मरकरी अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, अपघटन हो गया यहाँ पर। फिर NH3 प्लस HCl, NH4Cl दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, संयोग अभिक्रिया। उसी प्रकार Fe प्लस CuSO4 ये क्या दे रहा है, FeSO4 प्लस Cu, ये क्या है, विग्म विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। क्योंकि यहाँ पे ना एक दूसरे के यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ये विग्म विस्थापन नहीं है, विस्थापन है, प्योरली ये खाली विस्थापन अभिक्रिया है। फिर यहाँ पे है 2C2H2OH प्लस 2Na, ये क्या दे रहा है, 2C2H2ONA, है ना। ये सोडियम इथेनॉइट है, सोडियम, है ना। तो ये इथेनॉल था, इथेनॉल में जब यहाँ पे सोडियम मिलाया गया तो क्या मिला हमको, सोडियम इथेनॉइड, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होती है, इसको बोला गया है ऑक्सीकरण। तो उसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये क्या दे रहा है, कॉपर और H2O, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपचयन प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए तो कुछ कुछ यहाँ पे हमको 3, 4, 5 प्रश्न है, इसको आप, मैंने आंसर के साथ इसीलिए दिया है कि अगर टाइम कम होने के कारण मैं आपको ये एक्सप्लेन ना कर सकूं, तो आप उसको अपने खुद से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसे नेक्स्ट से अपना जोड़ियां मिलाओ, इस जोड़ियां मिलाओ में
फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ये जो हमारा टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करिएगा। मुक्ति वेग, ये जो स्ट्रक्चर दिया है आप लोगों को, मुक्ति वेग क्या है, करनी में 2gm/r, है ना। गुरुत्वीय त्वरण gm/r² और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा Gmm/2r+h, गुरुत्वीय बल। हाँ, आपको ये तीनों चारों जो चीजें दी गई हैं आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आपको लिख कर अच्छे से ध्यान में रखना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। फिर सेकेंड चैप्टर का देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, हैलोजन और सबसे छोटा आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पे है, परमाणु क्रमांक के आधार पे है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह के आधार पर, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। हैलोजन कौन सा है, समूह 17 का तत्व है। और सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, आवर्त क्रमांक 2, है ना। ये भी सेकंड चैप्टर का ही है, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस समय के कम है अभी। तो फोर्थ चैप्टर का ये सारे मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है और आप उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के जो प्रश्न होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग का 10 मार्क्स आप अच्छे से निकाल लेते हो तो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनता है। तो आगे भी जो एग्जामिनर होता है वो बहुत प्रश्नों में खोदने की कोशिश नहीं करता और बहुत डीपली नहीं, वो आराम से आपको मार्क्स दे देता है चेक करके। अब यहाँ पे देखिए, सत्य एवं असत्य, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग के 4-5 पेपर्स में देखा, हमने टोटल हम लोगों ने 6 पेपर्स का सेकेंड पार्ट देखा था। सेकेंड चैप्टर का भी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने फिफ्थ चैप्टर तक, उसके बाद स्वाध्याय के लिए भी दिया है, आप इसको नोटबुक में खुद से हल करिए। फिर यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नाम लिखना, रासायनिक अणुसूत्र लिखना, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखना। ओके, नाम लिखना, रासायनिक अणुसूत्र लिखना और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट चैप्टर की, उपग्रहों को ग्रहों की कक्षा में स्थिर रखने वाले बल का नाम, है ना। तो क्या है, उपग्रहों पर ग्रहों द्वारा प्रयुक्त किया गया गुरुत्वाकर्षण बल उस उपग्रह को ग्रह की कक्षा में स्थिर बनाए रखता है। अभी सेकेंड चैप्टर कर देखिए, सबसे छोटे आकार वाला परमाणु कौन सा होता है, हीलियम। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला परमाणु हाइड्रोजन। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एक वर्ड में क्या हो रहा है कि आपका आंसर कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न तैयार करने हैं। चक्कर का उसमें अपघटन करने पर तैयार होने वाला उत्पाद, चक्कर का उसमें अपघटन करने पर तैयार होने वाला उत्पाद कार्बन, यानी काला, जो लास्ट में हमको कालिक मिलती है जला हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन। पानी की जो मात्रा होती है वो इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है, बचता क्या है लास्ट में, कार्बन। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इम्पोर्टेंट है ये वाला, सोडियम तथा इथाइल घोल के विक्रिया से मुक्त होने वाले गैसीय हाइड होने वाली गैसें कौन से होते हैं, हाइड्रोजन। फिर थर्ड वन, ये भी इम्पोर्टेंट है, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर तैयार होने वाला उत्पाद, है ना, एसिटिक एसिड। ये हो गया। यहाँ पर देखिए, किलोवाट में व्यक्त करने वाली भौतिक राशि विद्युत ऊर्जा, है ना। फिर विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला घटक है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन पीछे पेपर में डिस्कस किए वही है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। ये सभी आप लोग जरूर ध्यान से देखना। अभी मैं अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म करती हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग, जो भी मैंने आप लोग को अभी प्रश्न दिए, मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी, आप लोग उसको जरूर ध्यान से स्टडी करिएगा। किसी को कोई प्रश्न है बेटा? हेलो, किसी को कोई प्रश्न है? ओके मैडम, किसी को कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है। हेलो। हाँ सर। हाँ, एक मिनट, रानी गुप्ता आई है। हेलो रानी गुप्ता।
सर मेरे को ग्रुप में ऐड करो ना। हेलो। हम्म। सोनू ठाकुर। हेलो सर, हाँ बोलो। मेरे को ग्रुप में ऐड कर लो, नहीं है मेरा। ओके ओके, आपके नंबर जो है ना वो अभी चैट पे हाँ डालो तुरंत, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और दिनेश सर को बोलता हूँ। जिसको ऐड करना है ना वो अपने चैट पे अभी मैसेज डाल के रखो, मोबाइल नंबर। ओके ठीक है सर। भेज दिया सर। हेलो। हेलो। ओके बेटा, चलो मैडम भी गई है अभी। आज का क्लासेस जो है वो यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है, बाय।